कांचन अब मयूरा पर कड़ी नजर रखने लगती है। वही मयूरा एक बहुत बड़े डांस शो में ऑडिशन देने का तय करती है। रीवा, अब तक मैंने जितना भी नाचने का काम किया है वो सब डांस शो में जाने के लिए ही किया है, ताकि मैं वहां की फीस भर पाऊं। पर अब वो समय भी आ गया है। मैं अब डांस शो में जा रही हूँ ऑडिशन देने। हाँ दीदी, ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर सिलेक्ट हो जाओगी। थैंक यू सो मच रीवा। सिलेक्ट होना ना होना वो सब तो अब ऊपर वाले के हाथ में है। मुझे तो बस अपना बेस्ट देना है, और तू भी वहां पर मेरे ससुराल में अपना बेस्ट देना। पिछली बार जो जो गलतियां की है उन्हें वापस मत दोहराना, ठीक है ना? हाँ दीदी, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए और अपने डांस पर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। मयूरा अब डांस शो के ऑडिशन के लिए निकल जाती है और वही रीवा उसके ससुराल आ जाती है। फिर अगले दिन जब रीवा हॉल में टीवी ऑन करके देखने लगती है, तभी अरे मयूरा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें टीवी चलाना ही नहीं आता, तो फिर अब तुम टीवी कैसे देख रही हो? हाँ मयूरा, देख लिया ना माँ जी, इतनी दोगली है ये। पहले तो इसने कुछ और ही बोला था, लेकिन अब इसके लक्षणें तो देखिए, झूठी कही की। ओफो जीजी, आप भी ना। अरे बाबा, मुझे टीवी चलाना नहीं आता। ये मैंने तब कहा था जब मैं इस घर में नई नई आई थी, लेकिन अभी तो इतने टाइम से आपको टीवी चलाते हुए देख देख कर मैं भी अब टीवी चलाना सीख गई हूँ। आप क्या मुझे छोटी बच्ची समझती हो क्या, जो मुझे इतना भी समझ में ना आए? हाँ कांचन, कुछ भी कहती रहती है तू, सच में। लेकिन माँ जी। अरे लेकिन वेकिन छोड़ और अपने काम पर ध्यान दे। इस तरह कांचन की बोलती बंद हो जाती है। फिर एक दिन, मयूरा, ये देखो हमारे हनीमून के टिकट्स। क्या? हाँ मयूरा, हम 4 दिन के बाद घूमने जा रहे हैं। बहुत मजा आएगा। कैसा लगा तुम्हें ये सरप्राइज? हाँ समीर जी, बहुत अच्छा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। समीर की बातें सुनकर रीवा एकदम चौंक जाती है। हे भगवान, जीजा जी ने तो हनीमून की टिकट्स भी बुक करा ली। अब मैं क्या करूंगी? यहाँ पर इनके साथ एक कमरे में रहना ही मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। तो फिर इनके साथ मैं हनीमून पर कैसे जा सकती हूँ? फिर रीवा ये बात जाकर श्यामा को बताती है। अरे माँ जी, समीर जी हनीमून के बारे में बोल रहे थे। कह रहे थे कि 4 दिनों बाद निकलना है हमें। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जाओ जाओ और अच्छे से घूम कर आओ। तुम दोनों को तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तुम दोनों तो कहीं गए भी नहीं। हाँ माँ जी, लेकिन हम हनीमून मनाने कैसे जा सकते हैं? क्यों? ऐसा क्यों भला? क्यों नहीं जा सकते? अरे नहीं माँ जी, वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमने तो अभी तक कुल देवी के दर्शन भी नहीं किए हैं, और ऐसे में कहीं बाहर जाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। हाँ मयूरा, ये बात तो तूने एकदम सही कही। इसे कहते हैं असली संस्कार। ठीक है बहू, तुम दोनों पहले कुल देवी के दर्शन करके आओ, फिर उसके बाद हनीमून पर चले जाना। हाँ माँ जी, लेकिन ये बात मैं समीर जी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मानेंगे ही नहीं। इसलिए आप ही उन्हें बताइए। ठीक है मयूरा, मैं ही उसे समझाती हूँ। बुला उसे। फिर रीवा समीर को बुलाती है और उसे सबसे पहले कुल देवी के दर्शन करके आने के लिए कहती है। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। तो फिर तय रहा मयूरा, हम हनीमून पर नहीं बल्कि गांव में देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। हाँ समीर जी, खुश। टेंशन मिट गया मेरा, वरना अगर हनीमून के लिए चली जाती तो पता नहीं वहां पर क्या घोटाला हो जाता। इस तरह से रीवा जैसे तैसे उस मुसीबत से खुद को बचा लेती है। वही दूसरी ओर मयूरा अपने ऑडिशन की जम की तैयारियां करने लगती है। और ऐसे ही एक दिन मयूरा रीवा और ललिता के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। हाँ, मैं फर्स्ट राउंड पार कर चुकी हूँ।
अब और 2 राउंड बचे हैं। उसके बाद ही मैं इस बड़े डांस शो के कंटेस्टेंट बन पाऊंगी। वाह मयूरा बिटिया, हार हो या जीत हो, इस पर ध्यान मत देना। बस अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। हाँ मामी जी। चलिए दीदी, अभी मैं रखती हूँ फोन, वरना कोई आ जाएगा। बाय मामी जी। बाय दीदी। हाँ रीवा, बाय। भगवान करे कि वहां पर रीवा अब कोई रायता ना फैलाए। नहीं फैलेगा मामी जी, वो सब संभाल ही लेगी। हाँ मयूरा, चल अब तू भी अपने ऑडिशन पर ध्यान दे। मैं तुझे वीडियो कॉल करती रहूंगी। हाँ मामी जी। फिर कांचन रीवा को छत से नीचे आते हुए देख लेती है। ये मयूरा ऊपर क्या कर रही थी? लगता है किसी से फोन पर बात ही कर रही होगी। इसका ये बार बार छत पर जाना मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर अगली सुबह रीवा और समीर दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं और घर में अब बस श्यामा और कांचन ही रह जाती है। मयूरा और देवर जी तो जा चुके हैं। माँ जी भी घर पर नहीं है। अब यही सही समय है मयूरा से जुड़े राज का पता लगाने का, और इसकी शुरुआत होगी मयूरा के कमरे से। मुझे उसके सामान की छानबीन करनी होगी। फिर कांचन मयूरा के कमरे में चली जाती है। ओफो, इतना सारा सामान है। जैसे एक बार मुझे वो छोटे कपड़े मिले थे, इस बार भी मेरे हाथ कुछ ऐसा ही लगना चाहिए। मुझे तो इस मयूरा की पहेली को सुलझा कर ही रहना है, तब जाकर मेरे मन को शांति मिलेगी। कांचन बहुत ढूंढती है, जिसके बाद उसे रीवा की बैग में एक तस्वीर मिलती है, जिसमें रीवा, ललिता और मयूरा होती है। ये क्या? ललिता काकी के साथ 2 लड़कियां, वो भी एक ही शक्ल वाली। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि मयूरा की एक जुड़वा बहन है। वो फोटो देखकर कांचन बहुत हैरान रह जाती है। मुझे इस तस्वीर को अपने पास ही रखना होगा। माँ जी को तो मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकती। पहले मैं सारा कच्चा चिट्टा जान लूं सही से, फिर उस मयूरा का अच्छे से पर्दाफाश करूंगी। और वो सब जानने के लिए मुझे उस काकी से मिलना होगा, जो हमें मयूरा के घर के पास मिली थी। वो तो उस दिन भी मयूरा के बहन के बारे में कुछ बात कर रही थी, लेकिन मयूरा ने तो उसे बीच में ही टोक दिया। रीवा को गांव जाते समय गाड़ी में बड़ी बेचैनी सी होती है। क्या हुआ मयूरा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ समीर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा जी बहुत घबरा रहा है, जैसे कि कोई अनहोनी होने वाली है। वहां कांचन उस औरत के पास पहुंच जाती है। अरे तुम तो मयूरा की जेठानी हो ना? हाँ काकी। हाँ, उस दिन ही तो मिली थी ना तुम तीनों को, जब तुम तीनों यहाँ के मार्केट में आए थे। कहो, कैसे आना हुआ? काकी जी, मुझे आपसे कुछ जानना है। ये तस्वीर देखिए। अरे इसमें तो मयूरा और रीवा है, ललिता की दोनों भांजियां। क्या? हाँ, तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या? ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। रीवा अभी भी ललिता के साथ ही रहती है। दोनों बहनों में मयूरा बहुत अच्छा नाचती है। गली में जब जब कोई कार्यक्रम होता था, तब तब वो हर स्पर्धा में जीतती थी। क्या? अरे तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बात तो तुम्हें आज पहली बार ही पता चली है। मतलब उस दिन आप जिस बहन का जिक्र कर रही थी, वो उसकी बहन रीवा ही थी क्या? हाँ। अब रीवा के अलावा उसे और कौन सी बहन है? उस दिन मयूरा ने तो ये कहा था कि वो काकी किसी दूर की बहन की बात कर रही है। इसका मतलब मयूरा ने हमसे सब कुछ छुपाया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? और इसका मतलब ये भी है कि वो एआई की बात भी झूठी थी। वो वीडियो सच में मयूरा का ही था, और वो टीवी की बात भी। पूरी सच्चाई पता लगाने के बाद कांचन सीधे ललिता के पास जाती है, और तभी वो खिड़की से देखती है कि ललिता मयूरा से वीडियो कॉल पर बात कर रही है, और मयूरा ऑडिशन रूम में बैठी हुई है। रीवा से मेरी बात हो गई है मामी जी। वो कुल देवी के दर्शन के लिए समीर जी के साथ गांव गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
इसी बहाने उसे घर में रहकर कोई नाटक नहीं करना पड़ेगा, वरना वहां पर रहकर नाटक करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। हाँ मामी जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर डांस ऑडिशन देना भी तो जरूरी था। हाँ बिटिया, वो भी है। फिर कांचन ललिता और मयूरा की ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। हे भगवान, ये मयूरा तो कहीं और जाकर ऑडिशन दे रही है, और जो घर में रह रही थी वो मयूरा की जुड़वा बहन रीवा थी। इतना बड़ा धोखा! ये मयूरा और उसकी बहन ने बहुत गलत किया है। अब तो मैं माँ जी को जाकर सब कुछ बताऊंगी। फिर कांचन घर जाकर श्यामा को सारी सच्चाई बताती है और साथ ही वो ललिता और मयूरा की रिकॉर्डिंग भी दिखाती है। सारी सच्चाई जानने के बाद श्यामा का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। कांचन बहू, अभी के अभी उन तीनों को यहाँ पर बुला, फिर वो चाहे कहीं पर भी हो, मुझे कुछ नहीं पता। आज उन तीनों को मेरे सामने आना ही होगा। जी जी माँ जी। अब लगेगी आग, और इस आग में तो मुझे घी डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आग तो सब कुछ जला कर ही रहेगी। फिर कांचन उन तीनों को फोन करके घर पर बुलाती है और शाम तक वो तीनों घर आ जाते हैं। समीर भी कांचन और रीवा को देखकर हैरान रह जाता है। दो मयूरा, ये सब क्या है? आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? 1 मिनट देवर जी, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। तभी कांचन वो वीडियो समीर को दिखाती है और वो उसे सारी कहानी बताती है, जिसे जानकर समीर भी दंग रह जाता है। मयूरा, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अरे कम से कम मुझे तो बता देती। माफ कीजिए समीर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं भी क्या करती, मैं मजबूर थी। मयूरा की बात सुनकर श्यामा उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मेरा ये सपना था और इसे पूरा करने के लिए मुझे ये सारा नाटक करना पड़ा। अरे बेवकूफ लड़की, ये तेरा सपना था, हमारा नहीं। और तूने हमसे ये बात क्यों छुपाई? तो और मैं क्या करती माँ जी, आपकी नजर में नाचना और गाना ये सारी बेशरम हरकतें थी, इसीलिए मुझे छुपाना पड़ा। अरे जब तुझे सब पहले से ही पता था कि मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए, तो तू क्यों आई यहाँ पर? मना कर देती ना इस रिश्ते को। नहीं माँ जी, ये सब इतना आसान नहीं था। मुझे मामी जी ने कहा था कि समीर जी जैसा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो बहुत अच्छे हैं और मुझे भी वो पसंद आए, इसीलिए मैंने ये शादी की। मैं अपना सपना तो साकार करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ ही मुझे एक शादीशुदा जिंदगी भी ठीक से चलानी थी, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। आखिर मामी जी पर भी मैं और कितने दिन बोझ बनकर रहती। लेकिन मयूरा, तुमने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है, और अगर तुम्हारे ख्वाब इतने ही बड़े थे तो तूने समीर से शादी की ही क्यों? रीवा को मंडप में बिठा देती। नहीं माँ जी, मुझे समीर जी बहुत पसंद आ गए थे, और आप भी। मुझे तो आपके बारे में ये भी पता था कि आप एक पुराने ख्यालों वाली हो, लेकिन फिर भी मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं अपने सपने और शादी के बीच में फंस गई। और काकी जी, माना कि दीदी ने आप सबके दिलों के साथ और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन ये तो बस अपना सपना पूरा करना चाहती थी और कुछ नहीं। और उस दिन वाले वीडियो में भी मैं ही थी जो वायरल हुआ था। मैं ही उधर फंक्शन में जाकर नाचती थी ताकि डांस शो की फीस भर सकूं। अरे तेरा जो भी हो, लेकिन मैं एक नचनिया को अपने घर की बहू के रूप में कभी नहीं स्वीकार सकती। पर माँ जी, जिसे आप नचनिया कह रही हो, उसकी कला भी तो भगवान की ही देन है ना। हर कलाकार के लिए उसकी कला एक पूजा होती है। अरे ऐसे नाचने को तू कला कहती है? नाचना है तो भक्ति गीत पर नाचना, कथक कर, अलग अलग क्लासिकल डांस कर। नाच कैसा भी हो माँ जी, है तो वो एक पवित्र कला ही ना।
बस व्यक्ति के देखने का नजरिया वैसा होना चाहिए। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल चुका है माँ जी। अगर आप पुराने ख्यालों में ही अटकी रहोगे तो ये सब कैसे चलेगा? तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। आपको पिज्जा पसंद है, बर्गर पसंद है। हर रविवार को मैं आपको अलग अलग तरह के बर्गर बना कर देती हूँ। और अगर मैंने आपको रोज रोज वही पुरानी रोटी सब्जी खिलाई तो क्या आप उसे खा पाओगे? नहीं ना। अगर खाने में आप बदलाव ला सकती हो तो फिर सोच में क्यों नहीं माँ जी? हाँ काकी जी, दीदी कोई गलत काम नहीं कर रही। प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। हम मजबूर थे, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। और अगर आपको ये लग रहा है कि दीदी ने संस्कारी होने का ढोंग किया है तो वो भी गलत है, क्योंकि दीदी तो पहले से ही ऐसी थी। संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे हैं। शायद रीवा और मयूरा सही कह रहे हैं माँ। मयूरा का इरादा गलत नहीं था, बस उसने तरीका गलत अपनाया। और मयूरा, अब मैं तुम्हें पूरी तरह समझ पा रहा हूँ। थैंक यू समीर जी। और जीजी, आप भी मुझे माफ कीजिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने आपको इन दोनों की नजरों में गलत ठहराया ताकि मैं बच सकूं। नहीं मयूरा, कोई बात नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी अब समझ आ गया है कि तुम गलत नहीं हो। आज तक मैं माँ जी को इतने अच्छे से समझा ही नहीं पाई जितना कि तुमने समझाया है। माँ जी, क्या अब भी मैं आपको गलत ही लगती हूँ? नहीं मयूरा, शायद मैं ही गलत थी जो पुराने ख्यालों में जीती थी। मैंने तेरे साथ साथ इस कांचन को भी बहुत गलत ठहराया। जमाना बदला लेकिन मैं नहीं बदली। तू सच में बहुत गुणी और संस्कारी है बेटा। बस तेरी एक ख्वाहिश है जिसे तू पूरा करना चाहती है और उसमें कोई बुराई नहीं है। नाच बहू, अब से हम भी तुम्हारे साथ हैं। क्या? सच में? धन्यवाद माँ जी। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और सभी मयूरा के सपने को पूरा करने में उसका साथ देते हैं। भावना के ससुराल में उसकी सास मीनाक्षी, ससुर ओम प्रकाश और पति दीपक रहता है। भावना के घर वालों ने नया घर लिया होता है और उसे सजाने के लिए वो लोग नया फर्नीचर खरीदने जाते हैं। माँ जी, डाइनिंग टेबल और बाकी की चीजें तो हमने ले ली, अब क्या बचा है? चलिए अब। अरे नहीं बहू, हम तो सोफा भी देखने वाले हैं और अगर पसंद आया तो ले लेंगे नया सोफा। क्यों ओम प्रकाश जी? हाँ मीनाक्षी जी। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। वैसे भी हमारे घर के सोफे काफी पुराने हो गए हैं और हमें नए सोफे खरीदने की सख्त जरूरत है। नया सोफा खरीदने वाले हैं। ये बात सुनकर मानो भावना का जी घबराने लगता है। नहीं नहीं, आप लोग सोफा के सेक्शन में नहीं जा सकते। फिर भावना वहीं पर फर्श पर लेट जाती है। भावना बहू, ये क्या बदतमीजी लगा रखी है? अरे हम घर में नहीं बाहर है और तुम इस तरह फर्श पर कैसे लेट सकती हो? नालायक कहीं की। भावना, हमारी इज्जत की धज्जियां मत उड़ाओ और जल्दी से उठकर खड़ी रहो। नहीं, अगर आप लोगों को नया सोफा खरीदना है तो अंदर जाने से पहले मेरी लाश पे से गुजरना होगा, क्योंकि मैं अपने पुराने सोफों को अपने से दूर जाते हुए देखकर मर ही जाऊंगी। फिर दीपक भावना को उठाता है। भावना, ठीक से पेश आओ। मैंने कह दिया ना आप लोगों से, आप लोग नया सोफा नहीं खरीदेंगे। लेकिन बहू, तुम्हारे मायके से जो सोफा आया था वो काफी पुराना और खराब हो गया है। अरे वो तो बैठने लायक भी नहीं रहा। अब जब घर में सारी चीजें नई ली जा रही है तो सोफा भी नया ही लेना पड़ेगा ना बहू। नहीं नहीं, उस पुराने सोफे से मेरी यादें जुड़ी हुई है। उसे छूने पर, उस पे बैठने पर और उसकी मौजूदगी से मुझे मेरे मायके का एहसास होता है। मैं आप लोगों को मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करने दूंगी, समझे आप? अरे ओ नौटंकी की दुकान, चल अपना ये नाटक बंद कर और अपनी भावनाओं को संभाल जरा और चुपचाप हमें नया सोफा देखने दे। नहीं माँ जी,
आप लोग नया सोफा नहीं ले सकते, घर में वो पुराना सोफा ही रहेगा। भावना वहां पर बहुत जिद करती है और घर वालों को नया सोफा लेने ही नहीं देती। और जब घर पर सब सामान सेट किया जाता है तभी घर बहुत सुंदर दिखता है। सारा का सारा सामान एकदम लल्लन टॉप लग रहा है, सिवाय इस सड़े हुए पुराने सोफे के। सत्यानाश हो इस सोफे का। खबरदार माँ जी, जो आपने मेरे सोफे के बारे में कुछ ऐसा वैसा कहा तो। अरे इसमें मेरी जान बसी हुई है, इससे मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है। देखो भावना बहू, तुमने वहां शोरूम में बहुत बड़ा ड्रामा कर लिया, लेकिन अब कान खोलकर सुन लो। ये सोफा मैं आज के आज घर के बाहर फिकवा के ही रहूंगा, क्योंकि ये सोफा खराब हो चुका है। हाँ पापा, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अभी उस सोफे वाले अतुल को बुला देता हूँ। आप लोगों को जो करना है कीजिए, लेकिन मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर इस घर से यह सोफा जाएगा तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। इस सोफे के बिना मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी, समझे आप सब? अजीब जिद लगाकर बैठी है ये करमजली। अरे ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं इस सोफे को? बूढ़ा हो गया है ये सोफा। बूढ़ी होगी आप माँ जी, मेरा सोफा तो अभी तक एकदम जवान और हैंडसम है, मेरा क्यूटी पाई। फिर मीनाक्षी भावना की माँ को फोन करती है और भावना को समझाने के लिए कहती है, अरे बिटिया, अब वो सोफा पुराना हो चुका है, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही है? बदल देना उसे। नहीं माँ, आपको पता नहीं मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई है इस सोफे से। और तो और वो इतना खराब भी नहीं दिखता, कितना सुंदर है इसका डिजाइन। लेकिन हाँ, बस थोड़ा सा कलर डल हो गया है, लेकिन वो भी धुलने के बाद एकदम नए जैसे बनेगा। अरे बिटिया, बाहर से चमका कर क्या फायदा जब वो अंदर से बेजान हो गया हो। उस सोफे को खरीदे हुए कई साल बीत चुके हैं, उसकी उम्र भी हो चुकी है बेटा। जैसे हर इंसान के जीने की एक उम्र की सीमा होती है, वैसे ही उस पुराने सोफे की उम्र की सीमा भी पार हो चुकी है। समझने की कोशिश करो मेरी लाडो रानी। नहीं माँ, आप मुझे मक्खन मलाई मत लगाओ। मैं आपके बहकावे से बहकने वाली नहीं हूँ, समझी आप? भावना अपनी माँ की भी बात नहीं सुनती। फिर एक दिन घर पर मेहमान आते हैं। काका का नाम बंसी होता है और काकी का नाम हेतल। जब बंसी उस पुराने सोफे पर बैठता है तब वो थोड़ा सा नीचे दब जाता है। अरे ये क्या बंसी जी, अभी यहाँ आने से पहले तो आपकी हाइट कितनी ऊंची थी, लेकिन अचानक से आप इतने बोने कैसे हो गए? अरे हेतल, मैं बोना नहीं हुआ, बल्कि ये सोफा ही थोड़ा नीचे की तरफ दब गया है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हाय हाय मीनाक्षी, अरे ये सोफा तो एकदम बाबा आदम के जमाने का लग रहा है। साफ साफ नजर आता है कि कितनी धूल और मिट्टी जम गई है इस पर। अरे जब तुम लोगों ने पूरे घर को इतने सुंदर तरीके से सजाया है तो इस खटारे सोफे को क्यों नहीं बदला? देखो, बुरा मत मानना, क्योंकि पूरा घर तो एकदम झकास लग रहा है, सिवाय इस सड़े हुए सोफे को छोड़कर। इसे बदलने की जरूरत है मीनाक्षी। मेहमान आकर सीधे सोफे की बुराई करके जाते हैं और उनकी बातें सुनकर घर के सभी लोग भावना पर गुस्सा करने लगते हैं। देखा भावना बहू, तुम्हारे इस सड़े हुए सोफे के कारण हमें कितना कुछ सुनना पड़ा। अरे अगर पूरा कागज सफेद हो और उसमें एक हल्का सा दाग भी हो तो पूरे कागज की खूबसूरती को खराब कर देता है। हमारा ये नया घर तो एकदम कमाल का लग रहा है, लेकिन इस सोफे के कारण पूरे घर का ही लुक बिगड़ रहा है। भावना, बस हुई तुम्हारी मनमानी, अब इसे बदलना है, मतलब बदलना है। अच्छा बाबा ठीक है, ये शक्ल सूरत से पुराना दिखता है ना, तो मैं इसके कपड़े बदल देती हूँ, फिर तो ठीक है ना? क्या? अरे कपड़े बदलने से मेरा मतलब ये है कि ये सोफे का कवर हम बदल देते हैं और इसे बदलने के बाद
ये एकदम नया का नया लगेगा, लेकिन प्लीज इसकी आत्मा को जिंदा रहने दीजिए, इसे मत फेंकिए। अरे मूर्ख लड़के, इस सोफे की आत्मा तो कब की मर चुकी है और तू ये सब बोल रही है? बेवकूफ कहीं की। अरे तुझमें तक थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। फिर भावना उस सोफे का कपड़ा बदलवाती है और उसके बाद जब मीनाक्षी उस सोफे पर बैठती है तभी अचानक से उस सोफे का पैर टूट जाता है और मीनाक्षी धड़ाम करके नीचे गिर जाती है। हाय रे, मर गई मैं तो, कमर में मोच आ गई रे। माँ, मीनाक्षी जी। अरे नहीं माँ जी, आप ठीक तो है ना? अरे काहे की ठीक, तेरी इस आफत के होते हुए कुछ ठीक हो सकता है क्या? अरे मैंने तो पहले भी कहा था कि इसके कपड़े बदलकर कुछ नहीं होने वाला। देखो भावना, आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ गिरी है और इनके कमर में मोच आई है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि यह सोफा जवाब दे चुका है, इसे अब बदलने का वक्त आ गया है। आई एम सॉरी माँ जी, मैंने सिर्फ इसकी शक्ल ही बदली, लेकिन मैं कल ही इसके डॉक्टर के पास जाऊंगी और इसके बॉडी के सारे पार्ट्स ठीक करा के भी लाऊंगी। मेरा मतलब सोफे वाले के पास जाकर उसकी मरम्मत करवा कर लाऊंगी, फिर ये पूरी तरह ब्रांड न्यू हो जाएगा, या यूं कहो कि इसका पुनर्जन्म हो जाएगा। अरे कल मुई, तुझे तो इस वक्त भी हंसी आ रही है। कितने जालिम और निर्दयी है तू, डायन कहीं की। फिर भावना अगले दिन सोफे वाले अतुल के पास जाती है और उसे सोफे की मरम्मत करने की बात करती है। तभी अतुल कहता है, अरे भावना भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? इस सोफे की पूरी तरह से जान जा चुकी है, तो फिर मैं इसके बॉडी पार्ट्स कैसे ठीक कर सकता हूँ? क्या मतलब? मतलब ये है कि वो सोफा अब काम से जा चुका है, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। अरे उसकी तो लकड़ियां भी सड़ चुकी है और वो अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। देखो भाभी, हमारे पास एकदम लेटेस्ट स्टाइल के सोफे हैं, आप कोई नया सोफा क्यों नहीं देख लेती? नहीं नहीं, मैं कोई नया सोफा नहीं खरीदूंगी। भावना को अतुल की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर अपने प्यारे सोफे से कहती है, हे मेरे प्यारे सोफे, तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। अब मैं क्या करूं? लेकिन तू जानता है ना कि तू हमेशा से ही मेरा जिगरी यार रहा है। तेरे होने से मुझ में खुशी होती है और मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी। तभी उसके घर वाले उसके पास आकर कहते हैं, भावना बहू, तुम्हें इस बात को समझना होगा कि ये सोफा काफी पुराना हो चुका है और ये यहाँ पर रखने लायक नहीं रहा। अरे इस पर तो ठीक से बैठ भी नहीं सकते, कितना खराब हो चुका है ये। हाँ बहू, इसीलिए हमें नया सोफा लाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, अगर तू चाहे तो इस सोफे को अपने कमरे में रख दे। इसे एक शोपीस की तरह समझ सकती है तू, ताकि ये तुझसे और तू इससे दूर ना हो सके। लेकिन हॉल में इस सोफे को रखना सही नहीं होगा। हाँ भावना, माँ और पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे माना कि हम सब बहुत कम बैठते हैं सोफे पर, लेकिन घर में जब भी कोई आता है वो सोफे पर ही बैठता है। और अगर घर में सोफा ही ठीक नहीं रहेगा तो लोग क्या तुम्हारे सर पर बैठेंगे क्या, या जमीन पर बिठा दे उन्हें? तुम ही सोचो भावना कि ये जो तुम बोल रही हो, क्या ये सही है? तीनों की बातें सुनकर भावना को एहसास हो जाता है कि सभी लोग सही कह रहे हैं। आप तीनों बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें नया सोफा लाना चाहिए और मुझे अपने इस पुराने सोफे को मेरे कमरे में शिफ्ट करना ही होगा। मैं इस पर नहीं बैठूंगी और इसका इस्तेमाल भी नहीं करूंगी, पर इसे अपने कमरे में रखूंगी ताकि ये मुझसे जुदा ना हो, और हॉल में नया सोफा रखेंगे। और मैं आप लोगों से माफी भी मांगना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे कारण आप तीनों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी।
फिर वो तीनों भी भावना को माफ कर देते हैं और भावना अपने मायके के पुराने सोफे को अपने कमरे में रख देती है और उसी के साथ घर में नए सोफे का आगमन भी होता है। तारा अपनी सास जया, ससुर प्रीतम और पति अखिल के साथ रहती है। एक दिन की बात है। ये क्या हो गया जी? अब तो हम किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आ गए हैं। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। जया, तुम इतना क्यों डर रही हो? और क्या शर्माना? अरे आजकल तो ये सब नॉर्मल है। अरे 50 उम्र होने के बाद भी प्रेग्नेंट होना नॉर्मल है आपके लिए? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ये जो भी हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। जितने दिन छुपा सकती हो उतने दिन छुपा लूंगी, लेकिन बाद में जब पेट बाहर आएगा तब हम क्या करेंगे? जया, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इतना स्ट्रेस लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आओ इधर, मेरे पास आओ। नहीं नहीं, आप तो मुझसे दूर ही रहिए और मुझसे बात भी मत कीजिए, समझे आप? उस रात को भी शुरुआत आपने ही की थी, लेकिन फंसना तो मुझे पड़ रहा है ना। तारा की सास जया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसे अब धीरे धीरे प्रेगनेंसी में अलग अलग चीजें खाने की क्रेविंग्स होने लगी थी। फिर वो बाजार में से इमली लाती है और साथ ही अलग अलग पकवान लाकर खाने लगती है। और अपनी सास की ये हरकत देखकर तारा एकदम हैरान रह जाती है। अरे माँ जी, आप ये सब क्या खा रही हो? आपको तो पहले इमली पसंद नहीं थी ना, और आप तो तला और भुना हुआ खाना भी नहीं खाती थी, तो ये क्या ठूसे जा रही हो आप? अरे बहू, कभी कभार खा लेना चाहिए। मन को मार मार कर कितना मार सकते हैं हम? क्यों फुलवा, सही कहा ना मैंने? हाँ बड़ी मेम साहब। अचानक से अपनी सास का बदला हुआ रूप देखकर तारा को भी बहुत अजीब लगता है। फिर नौकरानी फुलवा उससे कहती है, छोटी मेम साहब, मुझे तो बड़ी मेम साहब के बदले बदले बर्ताव को देखकर दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे वो 3 दिन से इमली खा रही है और आज तो उन्होंने मिठाई की दुकान से गोंद वाले लड्डू भी लाए। हाँ फुलवा, तुमने बिल्कुल सही कहा। पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है, मेरी तो समझ के ही परे है। फिर एक रोज तारा देखती है कि जया को लगातार उल्टियां हो रही है और उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा है। अरे माँ जी, क्या हुआ है आपको? आप तो एकदम ठीक ठाक हो, फिर भी आपको उल्टियां क्यों आ रही है? ये सब तो तब होता है जब एक औरत माँ बनने वाली होती है। कहीं आप प्रेग्नेंट? अरे नहीं नहीं, मैं भी क्या बोले जा रही हूँ। आप इस अधेड़ उम्र में प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? सॉरी माँ जी। अरे बहू, बस हल्की सी थकान है और उसी के कारण उल्टियां हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि उम्र के हिसाब से ये होता रहता है। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। मैं आपको अच्छी वाली चाय बना कर देती हूँ, फिर आपको राहत मिलेगी। ठीक है बहू। जया अब बहुत डरने लगती है और वो अपने पति से ये सारी बातें कहती है। आज तो बहू ने बोलते बोलते ये बोल ही दिया, लेकिन कल को जब सबको मेरे गर्भवती होने का सच पता चलेगा तब ना जाने क्या होगा। जया, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तो तुम इतना क्यों घबरा रही हो? जो भी होगा अच्छा होगा, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। फिर एक दिन जब जया का बेटा अखिल अपने कमरे की अलमारी में अपने काम की फाइल ढूंढ रहा होता है, तब उसे वो फाइल मिलती ही नहीं। ओफो, कहाँ चली गई वो फाइल? कल शाम को तो पापा की और मेरी फाइल्स तो एक साथ थी। लगता है पापा ने मेरी फाइल को अपना समझकर कमरे में ले गए होंगे। मैं अभी जाकर चेक करता हूँ। फिर अखिल जया और प्रीतम के कमरे में जाकर उस फाइल को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट की फाइल मिलती है और वो फाइल देखकर उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है।
फिर वो गुस्सा होकर हॉल में आता है और सबको फाइल के बारे में बताता है। माँ पापा, आप दोनों को ये सब करते हुए शर्म नहीं आई क्या? अरे ये सब आपको शोभा देता है क्या? दया रे दया, दादा दादी बनने की उम्र में आप दोनों तो माँ बाप बन रहे हो। ये तो गजब ही हो गया बड़ी मालकिन। फुलवा, तुम्हारा काम हो गया है ना? तो चलो अपना झोला उठाओ और निकलो यहाँ से, और कल टाइम पे आना। ठीक है छोटी मालकिन। फिर फुलवा वहां से चली जाती है। माँ जी, अभी तक यहाँ मेरे और अखिल के बच्चे का आता पता नहीं है, और आप दोनों यहाँ पर अपने बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो। तारा बहू, अखिल बेटा, जो कुछ भी हुआ है वो अनजाने में गलती से हुआ है। हमने जानबूझकर कोई प्लानिंग नहीं की है बच्चों। तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए थी और थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, तो आज ये सब नहीं होता। आप क्या चाहते हो पापा? इस उम्र में मैं अपने बच्चे की जगह अपने छोटे भाई का वेलकम करूं? लाइक सीरियसली पापा? माँ, आप अबॉर्शन करा लो, गिरा दो ये बच्चा। लेकिन बेटा। हाँ माँ जी, अखिल बिल्कुल सही कह रहा है। अरे हम समाज में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। जीवन सिर्फ चार दीवारों के बीच नहीं होता है, दुनिया वालों के बारे में भी सोचना पड़ता है। हाँ माँ, और आप तो अभी 50 के ऊपर हो चुकी हो। कल को आपका बच्चा बड़ा हुआ तो आप इस दुनिया में नहीं रहोगी, तो क्या फायदा इस बच्चे का दुनिया में आकर। और तो और इस उम्र में बच्चे को जन्म देने के लिए आप उतने फिट भी नहीं हो। चुप रहो तुम दोनों। अरे दुनिया वाले गए तेल लेने, मुझे दुनिया वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और जया गर्भपात जैसा पाप नहीं करेंगे। हम दोनों इस बच्चे को दुनिया में लाकर ही रहेंगे, और जया का ख्याल मैं खुद रखूंगा। और अगर तुम दोनों को जया के प्रेग्नेंट होने से इतनी ही प्रॉब्लम है और इतनी शर्म आ रही है, तो तुम दोनों अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। मैं अपनी बीवी को अकेले संभाल लूंगा। अखिल और तारा की बोलती बंद हो जाती है। अब घर में तनाव बढ़ जाता है। प्रीतम दिन रात जया की देखरेख करने लगता है। अखिल और तारा दोनों प्रीतम और जया से बात ही नहीं करते, लेकिन तारा जया की देखरेख में हाथ बटाती है। माँ जी, दवाई ले लीजिए आपकी, और ये मैंने आपके लिए गोंद के लड्डू बनाए हैं। बाहर के खाने से अच्छे घर के होते हैं। यूट्यूब पर देख के बनाए हैं मैंने। शुक्रिया बहू। अरे बहू, हे भगवान, ये मुझे किस कठिन परिस्थिति में फंसा दिया आपने। मेरी कोख में पल रहे बच्चे के कारण मेरे दोनों बच्चे मुझसे नाराज हैं। जया को अपनी अवस्था पर काफी दुख हो रहा होता है। वही गली में नौकरानी फुलवा ने बवाल कर दिया होता है कि जया प्रेग्नेंट है। जिसके बाद जब प्रीतम गली में बाहर टहलने निकलता है तभी, और प्रीतम काका, बुढ़ापे में जवानी फूट रही है आपकी तो। अरे इस उम्र में पापा बनने वाले हो आप, कुछ शर्म वरम है कि नहीं आपको? सच में, अरे इनके जैसे लोग तो समाज के ऊपर कलंक है, कलंक। इतनी भी क्या चुल मची थी आपको, जो मामला इतने आगे तक पहुंच गया। अरे इतना बेशर्मी वाला काम करके भी ये आदमी तो खुले आम मुंह उठाकर चल रहा है। बेशरम कहीं का। तुम सबको मेरे निजी जीवन के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? और अगर तुमने आइंदा से मेरे साथ बदतमीजी से बात करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। और ये तुम लोगों के लिए आखिरी चेतावनी है। ना सिर्फ प्रीतम को बल्कि अखिल और तारा को भी गली मोहल्ले वाले बुरे बुरे ताने सुनाते हैं। लेकिन जब जया अपने 9वें महीने में होती है तभी तारा अखिल के पास जाकर कहती है, अखिल, अब हम और कितने दिनों तक खफा रहने वाले हैं माँ जी से। जो कुछ भी हुआ है या फिर होने वाला है उसमें उन दोनों की भी कोई गलती नहीं है। वो सब उनसे जाने अनजाने में हो गया। तारा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये कितनी अजीब और ऑकवर्ड सिचुएशन है।
मैं समझ सकती हूँ अखिल, लेकिन इस वक्त समझ को साइड में रखकर तुम्हें और मुझे इंसानियत के नाते माँ जी का साथ देना होगा। एक तो पहले ही वो प्रेग्नेंट होने के कारण बहुत दुखी है और उन्हें हमारे कारण भी कितनी तकलीफ हुई है, और अब इस दौरान हम उनसे दूर रहकर उन्हें दुखी नहीं कर सकते। प्लीज अखिल, दिमाग के बदले दिल की सोचो। वो माँ है तुम्हारी। हाँ तारा, तुम सही कह रही हो। अभी उनका 9वां महीना चल रहा है। डिलीवरी कभी भी हो सकती है। हमें इस वक्त इज्जत और दुनिया के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमारी माँ के बारे में सोचना चाहिए। चलो अखिल, 9 महीनों की इस दूरी को मिटा देते हैं। हाँ तारा। और फिर अंत में अखिल और तारा को आखिर जया की ममता खींच ही लाती है और वो दोनों उससे जाकर माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो माँ, हमें ये समझने में देर लगी कि आप दोनों से ये भूल जाने अनजाने में हुई है, और चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमारी माँ हो। आपका साथ देना हमारा कर्तव्य है। बच्चों, मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों का वैसे बर्ताव करना भी जायज था, लेकिन अंत में तुम दोनों ने दुनिया को छोड़कर मेरा साथ चुना, और इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया बेटा। और मुझे क्या चाहिए। फिर कुछ ही दिनों बाद जया एक बेटी को जन्म देती है, और दुनिया के ऊपर ध्यान न देते हुए सभी उस नन्हे मेहमान को प्यार से पालते हैं और हंसी खुशी साथ रहते हैं।